अभी तक वह उसी कयामत के घेरे में थी जो कुछ देर पहले उसके सिर पर तोड़ी गई थी। सरिता जी ने उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया था। वह वहीं पड़ी रही। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उठकर उनकी नजरों का सामना कर पाती। जो कुछ उसकी तकदीर में लिख दिया गया था अब उसे हर हाल में भुगतना ही था। वह यूं पड़ी थी जैसे किसी बुत को जमीन पर पटक दिया गया हो और वह चकनाचूर होकर बिखर जाए। किसी के पैरों में गिरी हुई बेनाम, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो, ना कोई कीमत। गुस्से की हालत में बैठे राय साहब अचानक उठ खड़े हुए। घर में काम करने वाले नौकर भी मौजूद थे। उसकी इज्जत का तमाशा देखने के लिए मानो पूरी दुनिया तमाशबीन बन गई थी। मैं पहले ही कहती थी राय साहब, माँ बाप के बिना पली इस लड़की को इतनी आज़ादी मत दो। सरिता जी की ऊंची आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर और भी तेज हो गई। उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। सांस जैसे गले में अटक गई थी। हमारे मुंह पर बदनामी पोत दी इसने। मेरी बेटियों की इतनी इज्जत थी, इसने तो उनका सम्मान भी मिट्टी में मिला दिया। सरिता जी ने उसे मुलायम बालों से इस तरह पकड़ा जैसे उसकी किस्मत की डोर ही उलझा दी हो। वह चीख भी नहीं पाई कि उसे राय साहब के पैरों में फेंक दिया गया और वे सिर पकड़कर बैठ गए। साथ ही उन्होंने वह रिपोर्ट भी उनके पास फेंक दी जिसमें उसके लिए सजा तक लिखी हुई थी। ये प्रेग्नेंट है। किसके बाप की औलाद इसके पेट में है, इससे पूछो। किसके साथ मुंह काला कर चुकी है जो अब अपनी गंदगी हमारे घर की इज्जत पर थोप रही है। इसने तो आपके सफेद बालों का भी लिहाज नहीं किया। आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। राय साहब, सरिता जी बुरी तरह चीख रही थी। उसकी समझ जवाब दे चुकी थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें, दरवाजे सब उस पर हंस रहे हों, जैसे उसका दिल बंद होता जा रहा हो। बड़ी मुश्किल से खुली आंखों से उसने सीढ़ियों से उतरते हुए शख्स को देखा। समीर रॉय शॉल कंधों पर डाले बेरुखे चेहरे के साथ उस तमाशे का हिस्सा बन चुका था। उसने सब कुछ सुन लिया था। उसकी नजरें उससे टकराईं। उसे यकीन था कि समीर कभी भी उन सब की बातों पर भरोसा नहीं करेगा। किचन से दौड़कर बाहर आई तान्या की आंखों में अजीब सा तंज भरा था। वह तो हमेशा से ही उसे पसंद नहीं करती थी। सरिता जी अब भी चीख रही थी। राय साहब को सब कुछ समझा रही थी कि तभी वह लड़खड़ाते कदमों से उनके सामने खड़ी हो गई। मैं सच कह रही हूँ आंटी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। यह सब गलत है। डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई है। और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रॉय साहब का जोरदार थप्पड़ उसके जबड़े को हिला गया। उसके मुंह में अजीब सा स्वाद फैल गया। होंठ के कोने से बहती खून की पतली लकीर ठोड़ी तक आ गई। उसका सिर चकरा गया। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर वह वहीं बैठ गई। मुझ पर धिक्कार है कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें अपनी बेटियों से ज्यादा मान दिया, पढ़ाया लिखाया। उनकी आवाज भर्रा गई थी। आंखें लाल हो चुकी थी। वह उनके दर्द को समझ पा रही थी। अगर उनकी बेटी भी उसकी जगह होती तो शायद तब भी यही करते। उसे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। फिर भी वह आखिरी बार खुद को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। उसके चरित्र की सफेद चादर पर एक भी दाग नहीं था। लेकिन यहाँ भरोसा किसे था? उसके चेहरे पर पड़ा थप्पड़ और सरिता जी के मुंह से निकला गलत शब्द जैसे उसे चुभ गया। आखिर वह थी ही इस काबिल। कोई गलत लड़की भला इज्जतदार घर में कैसे रह सकती है? अंकल, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसने कानों पर हाथ रखकर चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। समीर रॉय आखिरी सीढ़ी पर खड़ा रह गया। उसके कदम मजबूत थे, लेकिन उसका विश्वास डगमगा गया था। उसका भरोसा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका था। वह उसकी ओर बढ़ी। समीर, हम किसी और डॉक्टर के पास चलेंगे, दोबारा जांच करवाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। समीर ने उसे इस तरह खुद से दूर धकेल दिया जैसे वह कोई गंदी चीज हो। वह उसके पास आकर जैसे उसे भी गंदा कर देगी। यही सोचकर वह श्रुति की ओर गिड़गिड़ाती नजरों से देखने लगी। श्रुति समीर की छोटी बहन थी और निशा से उसकी अच्छी दोस्ती थी।
तुम तो मुझे जानती हो, तुम्हें तो भरोसा है कि मैं जानबूझकर कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। मेरी बात पर यकीन करो, आज वह पूरी तरह फंस चुकी थी। हालात के भंवर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वह इंसान जो हर बार उसे प्यार से देखता था, जिसकी आंखों में बसे जज्बात उसे खुद से भटका देते थे, आज वही उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था, जैसे उसे तबाह कर देना चाहता हो। एक बार फिर उसने समीर रॉय के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। बड़ी उम्मीद से वह उसकी आंखों में देख रही थी। एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो, मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। समीर, मुझे इस वक्त अकेला मत छोड़ो। बात कर लेने में क्या बुराई है? बात करने से कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन शायद अब वह रिश्ता ही नहीं बचा था कि वह उसकी बात सुनने बैठता। उसने उसके मुंह को बेरहमी से पकड़ लिया। मुझे लानत है तुम जैसी लड़की पर। पेट में किसी और की गंदगी पाले घूम रही हो, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो, और मुझे समझा रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी मोहब्बत का दावा करती हो। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि तुम मेरी मंगेतर थी, समीर रॉय की मंगेतर। अब तो लोग मुझ पर थूकेंगे। घमंड के आखिरी पायदान पर खड़ा इंसान कैसे मान ले कि उसकी इज्जत पर सवाल उठ सकता है? सामने लड़की का चरित्र चाहे चूर चूर होकर उसकी रूह में धंस चुका हो, लेकिन उसे फर्क सिर्फ अपने नाम, रुतबे और हैसियत से था। शायद वह यहाँ गलत नहीं था, शायद इस वक्त उसे खुदगर्ज होना ही चाहिए था। उसने श्रुति को भी बीच में लाना चाहा ताकि वह उसके हक में कुछ कह दे, लेकिन श्रुति ने उसे दुखी नजरों से देखा और सिर झटक कर कमरे में चली गई। वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर निशा के लिए एक्शन लेने की हिम्मत नहीं रखती थी। राय साहब ने सरिता जी को हुक्म दिया कि इसे कमरे में बंद कर दो। अब जो भी फैसला होगा पंचायत में होगा। मैं दूसरों की बहू बेटियों का फैसला करता हूँ तो मेरी बहू भी उसी कटघरे में खड़ी होगी। वह चीख चीख कर रोती रही। वह इंसान उसे अधूरा और दर्द में छोड़कर सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसके पैरों में पड़ी जंजीरें और भी भारी लगने लगीं, जैसे जरा सी ठोकर पर उखड़ जाने वाली मिट्टी की जड़ें, जिन्हें बेरहमी से उखाड़कर फेंक दिया गया हो। उसी तरह वह पुकारती रही, सरिता जी, मेरी बात पर भरोसा कर लीजिए। राय साहब, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। समीर, तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तुम तो इश्क के दावे करते थे। मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। सरिता जी ने उसका बाजू पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा किया और घसीटते हुए कमरे की तरफ ले गईं। उन्होंने उसे सख्ती से बिस्तर पर धकेला और कमरा बाहर से बंद कर दिया। तुम जैसी बेगैरत लड़कियों का अंजाम सिर्फ मौत होता है, ऐसी भयानक मौत जो रूह को खा जाए और जिस्म को जिंदा छोड़ दे। सरिता जी के जहरीले शब्द उसकी रूह में उतरते चले गए। वह चीख चीख कर रोती रही। उसकी किस्मत के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। घर लौटना तो बहुत दूर की बात थी। वह दिन उसने किस तरह दर्द से गुजारा, यह सिर्फ वही जानती थी। नौकरानी दिन में एक बार खाना कमरे के अंदर रखकर चली जाती और वह अंदर बंद चीखती पुकारती रहती। आखिर उसके पेट में पल रहा वजूद किसका था? क्या वह सच में नहीं जानती थी, या फिर यह सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? जिस साजिश में वह फंसी थी, उसमें सामने खड़े हर इंसान को वह अपने साथ घसीटती जा रही थी। क्या उसके सारे रिश्ते उसकी ही वजह से उलझ चुके थे? इन सब का जवाब तो वक्त देने वाला था, लेकिन इस वक्त उसे यहाँ से निकलना था। उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। अगर जान बच गई तो वह किसी भी हाल में खुद को सच्चाई और भरोसे के कटघरे में खड़ा कर देगी। उसी शाम समीर रॉय उसके कमरे में आया। पूरे 2 दिनों बाद उसकी शक्ल दिखाई दी थी। वह बदहवास होकर उसकी तरफ दौड़ी। दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वह उस पर भरोसा करके आया है, लेकिन पास आते ही उसने उसे जोर से धक्का दे दिया और वह फर्श पर गिर पड़ी। मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हारे जैसे चरित्रहीन इंसान के गंदे हाथ मेरी अंगूठी को छूने के काबिल नहीं है, जिस पर समीर रॉय का नाम लिखा है। तुम जानती हो, मेरे कमरे का बिस्तर, जिस पर मेरे अलावा किसी और को बैठने तक की इजाजत नहीं है, तो मैं यह कैसे सह लूं कि किसी और ने तुम्हारे साथ रात बिताई हो?
किसी और की गंदगी अपने पेट में पाल ली और सोचती हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे की हर खूबसूरती मिटा दूंगा ताकि तुम हर पल मौत के लिए तड़पती रहो। अपने नाम की अंगूठी वह झटके से उसके हाथ से उतार ले गया और उसका हाथ लहूलुहान कर दिया। वह तड़पती रही, सिसकती रही, टूटती रही और चीख चीख कर उससे रिक्वेस्ट करती रही कि उस पर भरोसा कर लिया जाए। उसका चेहरा डर और दर्द से पीला पड़ चुका था। उसी पल उसने समझ लिया कि इस घर में अब कोई नहीं है जिस पर वह भरोसा कर सके, कोई नहीं जो 2 पल बैठकर उसकी बात सुन ले। इसीलिए उसे यहाँ से जिंदा निकलना था और यह काम उसे खुद ही करना था। उसी रात वह निकल गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी। इसीलिए उस दिन उसकी डरपोक सी हिम्मत ही उसके काम आ गई। वह खिड़की से कूदकर बाहर निकली और पिछवाड़े से होते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंची। उसके कंधे पर बस एक शॉल थी। उसने जरूरी कागज अपने साथ लिए थे और अपनी माँ की पहनाई हुई बचपन की छोटी छोटी बालियां जिन्हें वह अब तक संभाल कर रखे हुए थी। इसके अलावा उसने कुछ नहीं उठाया। अंधेरे का सहारा लेकर हड्डियां जमा देने वाली ठंड में वह दीवारों से सटती हुई भागती रही और मुख्य गेट तक पहुंच गई। उसका दिल डर से बुरी तरह धड़क रहा था और सांसें इस कदर उलझ चुकी थी कि वह खुद ही अपनी सांसों से लड़ रही थी। नम आंखों से उसने पलटकर उस घर को देखा जहां न जाने कितने सपनों के ढेर लगे थे, जहां से उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा था जो उसकी रग-रग में उतर चुका था, जहां से उसने समीर रॉय का हाथ पकड़कर एक खूबसूरत दुनिया में जाने की कल्पना की थी, जहां उसकी अनगिनत यादें बसी थीं। उसने रोती आंखों से हर चीज को अलविदा कहा। चौकीदार कुर्सी पर ऊँग रहा था। रात ढल रही थी और वह किसी तरह मुख्य गेट पार कर गई। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे क्या हुआ, बस वह बिना पीछे देखे रास्ते पर दौड़ती चली गई। वो रात को गांव के खेत में बनी एक खाली झोपड़ी में रुकी। सुबह चिड़ियों की आवाज से उसकी आंख खुली। उसने जल्दी गांव से निकलने का सोचा क्योंकि सूरज की किरणें उसे बदनामी की चादर में लपेटकर फिर उसी घर के दरवाजे पर ला खड़ा करती और इस बार उसकी सजा पहले से कहीं ज्यादा कठोर होती। सारा जमाना जैसे उसके खिलाफ साजिशें बुन रहा था। जब तक दिन पूरी तरह निकला वह गांव की हद पार कर चुकी थी। वहां से उसने रिक्शा पकड़ा और सीधे शहर की तरफ निकल पड़ी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, बस कुछ 1000 रुपए थे जो उसने किसी मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखे थे। सुबह करीब 10 बजे वह सौम्या के दरवाजे पर खड़ी थी। यही उसका एकमात्र और आखिरी सहारा था, उसकी सच्ची दोस्त सौम्या, जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी कि वह किसी भी हालत में उसे सहारा देगी। लोहे का जंग लगा गेट उसने जोर जोर से खटकाया। उसका घर शहर की सीमा पर एक साधारण मिडिल क्लास कॉलोनी में था और वह पहले भी यहाँ आ चुकी थी, इसीलिए रास्ता उसे याद था। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी बाहर आए। उन्होंने शॉल ठीक से ओढ़ रखी थी। नमस्ते अंकल, मैं निशा हूँ, सौम्या की दोस्त, उसने कांपती आवाज में खुद को संभालते हुए कहा। नमस्ते बेटी, इतनी सुबह, सब ठीक तो है? वह सौम्या के पिता थे। अंदर आ जाओ बेटा। उसके चेहरे पर फैला डर और घबराहट उन्होंने साफ देख ली थी, इसीलिए बिना कुछ पूछे रास्ता दे दिया। छोटे से घर में सादगी और सुकून फैला हुआ था। वे उसे सीधे सौम्या के कमरे में ले आए। सौम्या उसे देखकर हैरान रह गई। निशा ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर सौम्या से लिपट गई। बहुत दिनों बाद उसे किसी के कंधे का सुकून मिला था। उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए। सौम्या ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे सवाल भरी नजरों से देखने लगी। क्या हुआ है निशा, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे आ गईं? सौम्या के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे और वह चुपचाप रोती रही। सौम्या, मुझे कुछ दिनों के लिए सहारा चाहिए, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? वह बेहद थकी और टूटी हुई लग रही थी। सौम्या ने नरमी से पूछा, तुम बताओगी कि आखिर हुआ क्या है? वह कब तक सबको अपनी कहानी सुनाती फिरती, कब तक दुनिया के सामने खुद को गलत साबित करती रहती?
उसने सोचा अभी सच बोलना उसके लिए ठीक नहीं। बस इतना समझ लो कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कुछ दिन यहाँ रुक जाऊंगी, फिर कोई नौकरी देखकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और चली जाऊंगी। निशा ने प्यार से सौम्या का हाथ थाम लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहीं रहो। वह छोटे घर की लड़की थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उस दिन निशा ने सौम्या के घर में खाना खाया। सौम्या ने अपने माँ बाप को जैसे तैसे समझा लिया। यह सब निशा को ठीक से पता भी नहीं चला। सौम्या उससे बार बार पूछती रही, लेकिन आखिरकार निशा ने साफ कह दिया कि अगर उसने ज्यादा सवाल किए तो वह यह घर छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए सौम्या ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह बस इसी बात पर हैरान थी कि निशा हवेली छोड़कर क्यों आई। सरिता जी चाहे कितनी भी सख्त हो, लेकिन समीर उनसे लगाव रखता था। उधर राय साहब के घर वालों के लिए यह दूसरा बड़ा झटका था कि वह घर छोड़कर भाग गई थी, और तान्या ने बात को बड़ा चढ़ाकर फैला दिया कि वह किसी आशिक के साथ फरार हुई है। समीर रॉय ने उसे गांव में हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली, और वह यह समझने में नाकाम था कि उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। यह भी उसकी किस्मत ही थी कि उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी दोस्ती किन किन लोगों से थी। शायद तभी वह उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन अब उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। उसका यह कदम उस शक्की और घमंडी प्रेमी को ऐसी नफरतों में झोंक चुका था कि वह चाहता था कि किसी दिन वह उसके सामने आ जाए और वह उसकी जान ही ले ले। पूरे 1 महीने तक वह उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा। हर गली, हर रास्ता, हर जान पहचान का घर छान मारा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। फिलहाल घर वालों ने लोगों के सामने यही मशहूर करा दिया कि वह किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई है। वैसे भी राय साहब गांव के सरपंच थे, इसीलिए किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ आवाज उठा सके। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई, लेकिन यह कहकर कि लोग इस मामले पर ज्यादा ध्यान ना दें। समीर ने अपनी माँ की हर बात मान ली कि निशा किसी ऐसे आदमी के साथ भाग गई है जिसके साथ रातें गुजारकर वह अपने पेट में बच्चा पाल रही थी। अब सच्चाई क्या थी, वह कितनी बेगुनाह थी, यह तो निशा ही बेहतर जानती थी। लेकिन आने वाला वक्त उस आदमी के लिए ऐसे दरवाजे खोलने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी को उलट पलट कर रख देते। उस दिन सौम्या किचन में अपनी माँ कविता जी के साथ खड़ी काम कर रही थी। तभी कविता जी ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हारी दोस्त अब हमेशा के लिए यहीं रहेगी? मिडिल क्लास परिवार की जरूरतें पहले ही मुश्किल से पूरी होती थी, और घर में एक और इंसान का रुक जाना उन्हें परेशान करने लगा था। चाहे वे कितने भी मेहमान नवाज हों, लेकिन एक हद के बाद मेहमान भी बोझ लगने लगते हैं। धीरे बोलिए अम्मा, वह कमरे में सुन रही होगी। वह अच्छे घर की लड़की है, कोई गलत नहीं है। जब वापस चली जाएगी तो हमारी एहसानमंद रहेगी। वैसे भी वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सौम्या ने बेबसी से कहा। दूर खड़ी उसकी बहन शिखा बर्तन धोते हुए उनकी बातें सुन रही थी, और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर थी। उसे अंदाजा था कि अब उसकी माँ परेशान होने वाली है। एक जवान लड़की जो बड़े घर से ताल्लुक रखती थी, इतने दिनों से उनके घर पर रह रही थी, तो चिंता होना लाजमी था। कविता जी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन या तो उसके घर वालों को खबर दो या उससे कहो कि खुद अपने घर बात करे। तुम्हारा बाप और मेरा बेटा गरीब आदमी है, किसी आने वाली मुसीबत को अपने सिर नहीं ले सकते। वह बाहर दरवाजे के पास ही खड़ी थी। बातों को अपने कानों में उतरते महसूस कर उसने खुद को संभाला और चुपचाप पीछे हटकर कमरे में चली गई। वह लोग उसके लिए सहारा थे और वह कभी उनकी एहसानमंदगी से मुकर नहीं सकती थी, लेकिन उनकी हालत और मजबूरी वह समझ सकती थी। इसीलिए अगले ही दिन उसने अपने कागजात निकाले और खुद को तैयार कर लिया। निशा और सौम्या ने एक ही कॉलेज से MBA किया था।
सौम्या के पिता के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया था और निशा के माँ बाप तो दुनिया में मौजूद नहीं थे। एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। निशा का परिवार और समीर का परिवार एक ही गांव में रहते थे और दोनों ही संपन्न परिवार थे और समीर निशा को पसंद करता था। और जब निशा 12th क्लास में थी तो उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। वह अपने घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसी वक्त समीर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि उसके माँ बाप शायद ऐसे निशा से शादी करने को तैयार ना हो क्योंकि उनकी कास्ट अलग है, लेकिन वह अपने माँ बाप को लालच देगा कि अब निशा के परिवार में कोई भी नहीं है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा हमें मिल जाएगा और वह अच्छे खासे पैसे वाले घर से बिलोंग करती है और समीर के पिता गांव के सरपंच हैं। वह यह बात गांव वालों के सामने रखेंगे कि गांव की लड़की निशा अकेली रह गई है तो उसे सहारा देने के लिए वह अपने बेटे की सगाई उससे कर दे रहे हैं, जिससे उस लड़की की जिंदगी संवर जाए, उसे अकेले ना रहना पड़े। क्योंकि गांव में कई ऐसे लोग थे जिनके व्यवहार सही नहीं थे। उनकी वजह से कई लड़कियों को परेशानियां झेलनी पड़ती थीं और राय साहब ने पंचायत में यह बात रखी तो सभी लोगों ने सहमति भर दी और निशा और समीर की सगाई करवा दी गई और निशा को राय साहब अपने घर ले आए और उसकी सारी जमीन जायदाद और पैसा अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा, निशा बेटा, तुम तो छोटी हो, तुम्हें इन सब चीजों की कोई समझ नहीं है। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तुम हमसे मांगो, हम तुम्हें देंगे। इज्जत और सम्मान से तुम्हें इस घर में रखा जाएगा, तुम इस घर की बहू बनोगी। निशा के लिए यही बहुत था कि उसे सहारा मिल गया और फिर वह धीरे धीरे समीर को पसंद भी करने लगी। निशा ने राय साहब से बस इतना ही चाहा कि वह उसे पढ़ा लिखा दे, क्योंकि निशा के पापा का कहना था कि शिक्षा सबसे अनमोल चीज होती है। जब कोई भी साथ नहीं देता है तब हमारी शिक्षा हमारे काम आ सकती है। निशा ने राय साहब से कहकर MBA का कोर्स किया। उसने कहा कि वह MBA करना चाहती है और जब तक उसकी पढ़ाई पूरी ना हो जाए वह शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती है। राय साहब तो इस बात से खुश थे कि उन्हें खूब सारा पैसा रुपया मिल गया है, लेकिन सरिता जी और समीर की बहन तान्या को निशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राय साहब ने गांव वालों को दिखाने के लिए कि वह निशा के पैसे को नहीं मार रहे हैं बल्कि उस पर खूब खर्च कर रहे हैं, उसे MBA का कोर्स करवा दिया। और आज सच में निशा अगर घर से भागने की हिम्मत जुटा पाई थी तो वह इसी वजह से, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी और उसे कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि वह अपने टैलेंट और डिग्री के दम पर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। निशा अपने अतीत के बारे में सोच रही थी, तभी सौम्या कमरे में आई। सौम्या, जिस कंपनी में तुम्हारे भाई काम करते हैं, तुमने बताया था वहाँ एक वैकेंसी है, क्या मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ? सौम्या उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन निशा के चेहरे पर अब मजबूरी नहीं, एक ठहराव था। जाहिर है अब मैं संभल चुकी हूँ तो अपने लिए कोई नया रास्ता तो निकालूंगी ही। क्या मैं हमेशा टूटकर अपने ही हाल पर पड़ी रहूं? उसने हल्की मुस्कान के साथ बात संभाल ली। सौम्या को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसने किचन में हुई बातचीत सुन ली है। निशा को हालात से निपटना आता था। वह जो मुसीबत उस हवेली से अपने साथ लेकर आई थी, उसका डर अब भी उसके भीतर सांस ले रहा था। माँ बनने का खौफ उसे इस कदर जकड़े हुए था कि वह यह सोचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि अगर उस वक्त कुछ हफ्ते गुजर चुके थे तो अब उसकी हालत और आगे बढ़ चुकी होगी। यह सब क्या था? इसका सामना वह बाद में करना चाहती थी। फिलहाल उसे यहाँ से निकलना था। राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जिस दिन उसका इंटरव्यू था, वह बुरी तरह घबराई हुई थी। कंधे पर दुपट्टा उसने पूरा ओढ़ा हुआ था, जैसे शर्म और डर ने उसके चेहरे को ढक लिया हो। पहले उसने कभी इतनी सख्ती से पर्दा नहीं किया था। घर से निकलते वक्त बस दुपट्टा कंधे पर रख लेती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह संभल कर चलने लगी थी और जरूरत पड़ने पर मुंह भी दुपट्टे से बांध लेती थी।
उसे अपने उस अतीत से बचकर रहना था जिसका एक भी दाग उसके आज पर नहीं पड़ना चाहिए था। मैनेजर उसका इंटरव्यू लेता रहा और वह रुक रुक कर संभल कर जवाब देती रही। समझदारी उसमें पहले से ही कूट कूट कर भरी थी, बस अनुभव की कमी थी। शायद उसकी सच्ची और विनम्र निगाहों का असर था कि मैनेजर ने उसे भरोसा दिलाते हुए वापस भेज दिया और अगले 2 दिन वह बेचैनी में गुजारती रही। अगर आने वाले दिनों में उसकी हालत जाहिर हो गई तो, अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो, यह ख्याल उसे बार बार अंदर से तोड़ रहे थे। दूसरे दिन शाम को जब उसे फोन आया तो वह खुशी से चीख पड़ी। इतने समय बाद पहली बार कोई ऐसी खबर मिली थी जिसने उसके होठों पर मुस्कान ला दी थी। वो जमीन पर बैठकर सिर झुकाए फूट फूट कर रो पड़ी। कोई भी शाम ऐसी नहीं थी जब उसके भीतर डर की लहर ना उठती हो या उसे समीर राय की मोहब्बत शिद्दत से याद न आती हो। वह उसकी मंगेतर थी। उसने सारे जमाने से लड़कर उसके लिए सीना तान कर खड़े होने की बात कही थी और कहा था कि वह उसे हर हाल में अपनाएगा। वह जो हर शाम उसके सामने आ जाता, उसका हाथ पकड़कर छत पर ले जाता और छत के उस सुहाने से माहौल में उस पर नजरें टिकाए खड़ा हो जाता। निशा, तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह गहरी और नसीली हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो। समीर रॉय की हो, मैं अपनी मोहब्बत तुम पर लुटाऊंगा। वह डर से कांपती रह जाती। क्या इरादा है राय साहब? क्या आप सबके बीच मेरी बदनामी करवाना चाहते हैं? उसके बालों को ढीला कर देता। इन्हें खुला छोड़ दो, ये उड़कर सारी दुनिया को बता देंगे कि समीर रॉय की नजरें इन्हीं पर ठहरी हैं। वह आंखें मूंद कर उसके चेहरे पर थिरकती मुस्कान को देखता रह जाता और तभी वह सारी तकलीफें भूल जाती। दिन में उसका बर्ताव कैसा रहता था यह सब उसे याद ही नहीं रहता। उसके माँ बाप का दुख कुछ पलों के लिए पीछे छूट जाता। वह यह भी भूल जाया करती कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। उसे याद आता तो सिर्फ समीर रॉय और फिर वह झटके से सिर झटक कर उन ख्यालों से बाहर निकल आती। अब वह शख्स कभी भी उसकी सोचों का केंद्र नहीं बन सकता था। वह उससे इतनी गहरी नफरत करता था कि उसे पूरी जिंदगी के अंधेरों के लिए चुन चुका था। अगले दिन उसका ऑफिस का पहला दिन था। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। सबसे पहली मुलाकात उसकी वीर प्रताप राठौर से हुई। राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक और वह रुतबेदार शख्स जो किसी को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। वह काफी देर तक सख्त नजरों से उसे देखता रहा। उसने पूरी कोशिश की कि खुद को उसकी नजरों के सामने घबराया हुआ ना दिखाए। ऑफिस की एक पुरानी सहकर्मी के हवाले उसे करते हुए हिदायत दी गई कि वह सारे काम को अच्छी तरह समझ ले। उसे यकीन था कि यहाँ सिर्फ उसकी मेहनत ही मायने रखेगी और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उसने साबित भी कर दिया कि मेहनत किसे कहते हैं। वह रात रात भर जागती। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। उसे सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में अपनी जगह मजबूत करनी थी और इस जगह को मजबूत करते करते वह वीर प्रताप राठौर की नजरों में भी आने लगी थी। उस दिन भी उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन देना था। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जबकि उसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। वह मीटिंग रूम में दाखिल हुई। कमरा कुछ गिने चुने लोगों से भरा था। राठौर साहब ने मुख्य कुर्सी संभाल रखी थी और वीर उनके बगल में बैठा था। जाने क्यों वह पूरे भरोसे के साथ उसकी आंखों में देख रहा था, जिनकी चमक साफ बता रही थी कि वह वाकई कुछ बेहतर करने वाली है। फिर वह शांत लेकिन भरोसेमंद लहजे में बोलने लगी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन आवाज पूरी तरह संभली हुई थी। उसने रात भर की मेहनत को उनके सामने साफ साफ रख दिया। आखिर में उसने पलटकर सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में तारीफ झलक रही थी। वह वाकई एक अच्छा चुनाव थी। सराहे जाने के काबिल मीटिंग सफल रही और अब लोग उठकर बाहर जाने लगे। तभी वीर ने उसे दिलचस्प नजरों से देखा। वह थोड़ा हिचकिचाकर फाइलें समेटने लगी और उससे कुछ दूरी बना ली। वेल डन मिस निशा,
अब तो तुम मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा समझदार निकली। वह चमकती आंखों से उसे देख रहा था। आज से पहले वह किसी से इस तरह प्रभावित नहीं हुआ था। वह सिर झुकाकर अपनी झिझक पर काबू पाती रही। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहती हूँ कि अगर आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं इस भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। वह हल्का सा मुस्कुराया। अगर अब तक उसे किसी ने प्रभावित किया था तो वह सामने खड़ी लड़की ही थी। ऐसा नहीं था कि वह जरूरत से ज्यादा समझदार थी, बस उसका मासूम और संकोची चेहरा, पलकों का आंखों पर हल्का सा झुक जाना और चेहरे पर फैली शांत मुस्कान उसके अंदर छुपी घबराहट को ढक लेती थी। वह अब तक उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था और जैसे ही उसने नजर उठाई वह घबराकर नजरें हटा लेने लगी। तभी उसका सिर जोर से चकराया और वीर प्रताप राठौर ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। क्या आप ठीक हैं? कहते हुए उसने उसके बाजू को संभाल लिया। निशा ने भारी होती आंखों से वीर का चेहरा देखा। सिर में तेज दर्द उठा और फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वीर का चेहरा उन्हीं अंधेरों में कहीं खो गया और वह जमीन पर गिरने ही वाली थी कि उससे पहले ही वीर ने उसे संभाल लिया। वह बुरी तरह घबरा गया था। वह रात रात भर जागती रहती थी, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी और शायद इसी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला गया था। करीब 2 घंटे बाद उसे होश आया। एक नर्स उसके पास खड़ी इंजेक्शन लगा रही थी और कमरे के एक कोने में सोफे के पास खड़ा वीर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। क्या वीर को उसके बारे में सब पता चल गया? यह सोचते ही वह उठने लगी, लेकिन नर्स ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। लेटी रहिए। वीर ने पलटकर देखा और तेज कदमों से उसके पास आ गया। आप ठीक हैं मिस निशा? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हुए उसने कमजोर नजरों से नर्स की तरफ देखा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप ठीक हैं। बस आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया था, शायद आपने अपना ध्यान नहीं रखा। नर्स ने मुस्कुराकर उसे समझाया। क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर ही कम हुआ था? उसने सवालिया नजरों से देखते हुए अनजाने में पूछ लिया, फिर तुरंत खुद को संभाल लिया। जी हाँ, और कोई समस्या नहीं है, दवा दे दी गई है, अब आप डिस्चार्ज हो जाएंगी। यह कहकर नर्स बाहर चली गई और वह हैरानी से उसकी पीठ को देखती रह गई। उस दिन जब वह आंटी के साथ आई थी तो डॉक्टर ने अजीब नजरों से देखकर कहा था कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन इस नर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसने फिर से वीर की तरफ देखा। क्या वाकई सिर्फ ब्लड प्रेशर ही कम हुआ था? वह अब भी संतुष्ट नहीं थी और वीर हल्के से मुस्कुरा दिया। आप जैसी मजबूत लड़की को कुछ नहीं हो सकता। गेट वेल सून मिस ब्यूटीफुल गर्ल, कहते हुए वह उसके चेहरे की तरफ मुस्कान उछालकर बाहर निकल गया। कुछ ही घंटों बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। गाड़ी में बैठाते हुए वीर ने उससे पता पूछा, लेकिन वह चुप बैठी रही। मुझे बस पास ही उतार दीजिए, मैं घर चली जाऊंगी। रास्ते भर वह हल्की फुल्की बातें करता रहा और उस दिन वह देर से घर पहुंची। अजीब सी बेचैनी उसके अंदर बनी रही और अगले दिन उसी बेचैनी को खत्म करने के लिए वह फिर उसी अस्पताल पहुंच गई। उसी डॉक्टर से दोबारा सारे टेस्ट करवाए और डॉक्टर हैरानी से रिपोर्ट देखती रह गई। मुझे आपकी परेशानी समझ नहीं आ रही, ऐसा तो कोई मामला नहीं है, फिर आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? डॉक्टर साहिबा, क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? उसने फिर सवाल किया। बिल्कुल नहीं, आपको किसने कहा? उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन लोगों ने उसे इतना बदनाम कर दिया था कि वह अपने ही बारे में जांच कराती फिर रही थी। सिर झुकाते ही वह रो पड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया। डॉक्टर सुहाना तुरंत उठकर उसके पास आई और नरमी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे लगता है आपने पीरियड्स रोकने का इंजेक्शन लगवाया था, इसी वजह से 2-3 महीने का ब्रेक आया और आपको गलतफहमी हो गई। पूरी बात उसके सामने साफ हो गई। जब वो अपनी आंटी के साथ उनकी जानने वाली डॉक्टर के यहाँ गई थी तो डॉक्टर दिशा ने किस तरह उसे बेइज्जत किया था, और वजह यह थी कि उसकी आंटी पहले ही उसे मोटी रकम दे चुकी थी और सारी रिपोर्ट्स नकली बनवा दी थी। अब उसके पास खुद के लिए एक मजबूत सहारा था।
और वह सही वक्त का इंतजार करने लगी। अगली सुबह वीर प्रताप राठौर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और वह उसके कैबिन में चली गई। बैठिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वह सामने कुर्सी पर बैठ गई। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कहना क्या चाहता है। दरअसल मैं काफी समय से आप जैसी ही लड़की ढूंढ रहा था। जिम्मेदार लड़की का घर में होना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी दादी शांति जी काफी समय से बीमार हैं। मुझे उनकी देखभाल के लिए किसी भरोसेमंद और जिम्मेदार लड़की की जरूरत है। अगर आप इस काम को ठीक समझें तो कर सकती हैं। जिस तरह से आप परेशान रहती हैं, आपको देखते हुए मुझे लगता है कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है और इस काम के बदले हम आपको अच्छा पैसा देंगे और साथ ही साथ आप कंपनी के काम के साथ भी जुड़ी रहेंगी। आपको एक साथ 2 जॉब मिल जाएंगी। यह बात सुनकर निशा कुछ सुकून में आ गई। अगर वह यह नौकरी कर लेती है तो उसे सुरक्षा के साथ साथ रहने की जगह की भी पूरी गारंटी मिल रही थी। वीर हल्का सा मुस्कुराया। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरे घर में रहेंगी और यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उसने सौम्या के घर से अपना सारा सामान उठा लिया। सामान के नाम पर था ही क्या, बस कुछ कपड़े और कुछ यादें जिन्हें वह एहसान मंदी के साथ लपेट लाई थी। वह लोग उसके लिए किसी मददगार से कम नहीं थे। वह उनकी मदद को कभी नहीं भूल सकती थी, लेकिन अब उसे तसल्ली थी कि उसकी मुश्किलें धीरे धीरे कम हो रही थी। जिस दिन उसकी मुलाकात शांति जी से हुई, उनके स्नेह भरे लहजे को देखकर उसके सारे डर अपने आप खत्म हो गए। उसने पूरे मन से उनकी देखभाल शुरू कर दी। अब वह राठौर पैलेस में वीर प्रताप राठौर की दादी यानी शांति जी की केयर टेकर बनकर रहने लगी थी। उसने पहले कहीं सुना था कि कई बार गैर अपने से ज्यादा अच्छे साबित होते हैं और अब उसे इसका मतलब समझ में आ गया था। जो सुकून उसे यहाँ मिला था, जो भरोसा उसे खुद पर होने लगा था, अब उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। ऑफिस का वर्क उसके लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था। अब वो सुकून में थी। वह बस एक इंतजार में थी कि जिस दिन समीर रॉय उसके सामने आएगा, जिस दिन उसे पूरी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन उसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन अब समीर रॉय उसके ख्यालों के आसपास भी नहीं था। शांति जी को सूप पिलाने के बाद उसने उनकी पसंदीदा किताब उठाई और पढ़ने लगी। वह देर तक उसके शांत और मासूम चेहरे को देखती रही, फिर नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है और यह हफ्ता मेरे लिए बहुत खूबसूरत रहा है। तुम मुझे मेरी बेटी जैसी लगती हो। वह उनकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दी। थैंक यू मैम। आंखों से मुस्कुराते हुए उसने उनकी तरफ देखा। मैम नहीं, जैसे सब मुझे दादी जी कहते हैं, तुम भी मुझे दादी जी ही कहो। यह सुनकर वह झुक गई और उनके हाथ थाम लिए। वह स्नेह भरा रिश्ता उसके लिए बहुत खास बन चुका था। तभी दोनों हंसते हंसते बात कर ही रहे थे कि वीर कमरे में आ गया। अरे वाह दादी, लगता है अब तो आपने पूरी पार्टी ही बदल ली। जब से नई केयर टेकर आई है, आपने अपने पोते को याद करना ही छोड़ दिया। वह मजाक करते हुए उनके पास बैठ गया। निशा उन्हें अकेला छोड़ने के लिए उठने लगी, लेकिन उसके कानों में दादी जी के प्यार भरे शब्द पड़ गए। यह लड़की मेरे लिए बेटी जैसी है। वीर मुस्कुराते हुए सिर झुका गया। मुझे तुम्हारी मुस्कान कुछ ज्यादा ही खास लग रही है, दादी जी ने शरारत से कहा और वीर ने आंखों से उन्हें चुप रहने का इशारा किया, यह जताते हुए कि वह अब वहां से जा रही है। क्या मुस्कुराना गलत है? मुझे लगता है मुझे मेरी आइडियल लड़की मिल गई है, एक ऐसी लड़की जिसका सपना मैं हमेशा देखा करता था। शांति जी ने उसे ध्यान से देखा। क्या तुम्हें उसके माता पिता और परिवार के बारे में कुछ पता है? वीर ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे उसके चरित्र पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि उसका परिवार भी बहुत अच्छा ही होगा। निशा नहीं जानती थी कि वीर के दिल में क्या चल रहा है। वह एक मजबूत और संभला हुआ इंसान
उसके ख्वाब दिल में बसा चुका था और बातों बातों में बहुत कुछ तय हो चुका था। उसे राठौर पैलेस आए लगभग 1 महीना हो गया था। उस दिन वह अपने कमरे में खड़ी बाल सुलझा रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और वीर अंदर आ गया। उसने तुरंत दुपट्टा डाल लिया। क्या आपको कुछ काम था सर? आप बुला लेते। दादी जी तो दवा लेकर सो चुकी हैं। वह हमेशा की तरह थोड़ा जल्दबाज तरीके से बोल गई। वीर हल्के से मुस्कुराया और बैठने की इजाजत मांगने लगा। वह हैरानी से उसे देखने लगी, फिर सिर हिलाकर बोली, आइए बैठिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता। वह नरम और शांत लहजे में धीरे धीरे बोलता जा रहा था और वह हैरानी से उसे देखती हुई जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा कर लो। यह दादी जी की भी इच्छा है, पापा की भी और शायद मेरी भी। वह बहुत गहराई से उसे देख रहा था और उसे देखते ही न जाने उसकी रूह किस रास्ते से निकलकर किसी और ही कोने में भटकने लगी थी। जब वीर प्रताप राठौर ने उसके दोनों हाथ बड़ी नरमी से थाम लिए तो वह जैसे सिहर गई। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना लूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अपनी जिंदगी में ले आऊं, ताकि देख सकूं कि जब कोई इंसान जिंदगी में आता है तो खुशबू कैसे फैलती है। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? उसकी आवाज सुनकर वह अपनी सारी उलझी हुई सोच से बाहर आई और वीर की तरफ देखने लगी। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं अपनों की ठुकराई हुई हूँ। मेरे चरित्र पर दाग लगा दिए गए हैं और मैं भटकती रही हूँ। इतना कहते कहते वह एक बार फिर टूटकर रो पड़ी। उसे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी वह सब कुछ साफ साफ बता देना चाहती थी ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना रहे। वीर कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उसके पास आ गया। उसके पास से आती हल्की सी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। मेरी आंखों ने तुम्हें देखा है, मेरे दिल ने तुम्हें महसूस किया है और मुझे यकीन है कि तुमसे ज्यादा सच्चा और शरीफ इंसान बहुत कम ही होंगे। वह सोचने लगी। एक उसका मंगेतर था जिसने उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और एक यह अनजान शख्स था जो बिना किसी शर्त उस पर भरोसा कर रहा था। उस दिन उसने सारे डर, सारी इच्छाएं दबाकर भरोसे को चुना और वीर प्रताप राठौर से शादी के लिए हाँ कह दी। शांति जी बहुत खुश थी और उन्हें भी उसने अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई बता दी थी। उसी महीने के आखिर में राठौर साहब ने शादी की तारीख तय कर दी। सगाई खूब धूमधाम से हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन नौकरानी आकर बोली, बेटा गेस्ट रूम में कोई आया है, तुम्हारे राठौर साहब घर पर नहीं है। और वीर अभी तैयार हो रहा था। वीर ने पहले बताया था कि किसी बिजनेस डील के सिलसिले में उनका एक जानने वाला आने वाला है। नौकरानी को चाय के लिए कहकर वह गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी। दुपट्टा उसने ठीक से रखा हुआ था और चेहरे पर हल्की सी संतुलित मुस्कान थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, सामने खड़ा आदमी उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। वह वहीं दरवाजे पर जड़ होकर रह गई। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। इतने अरसे बाद आज वह उसके सामने खड़ा था। वही घमंड, वही रौब, समीर रॉय, जिसकी नजरें उस पर टिक गई थीं। दोनों कुछ पल यूं आमने सामने खड़े रहे जैसे वक्त थम गया हो। आंखों ही आंखों में एक अजीब सी जंग चल रही थी। समीर उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। वीर प्रताप राठौर अभी आपसे मिलने आ जाएंगे, आप बैठिए, चाय आ रही है। वह खुद को संभाल चुकी थी, लेकिन समीर बेचैनी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। तुम कहाँ चली गई थी इतने समय? यहाँ क्या कर रही हो? आज वही आदमी बड़ी बेबसी से उससे सवाल कर रहा था जिसने कभी उसे धक्का देकर दूर कर दिया था। तभी वीर अंदर आ गया। निशा ने तुरंत खुद को संभाला और एक तरफ हो गई। वीर ने समीर की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी मिस्टर रॉय, आपको इंतजार करना पड़ा, प्लीज बैठिए। समीर तो जैसे होश खो बैठा था। उसने हैरानी से कभी निशा को देखा और कभी वीर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। यह निशा है, मेरी मंगेतर, वीर प्रताप राठौर की होने वाली बीवी।
समीर उसे कुछ पल देखता ही रह गया, फिर घायल नजरों से उसे आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वीर समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसे अचानक क्या हो गया। समीर बौखलाकर घर पहुंचा। उसने राय साहब को बताया कि वीर प्रताप राठौर निशा का आशिक था, वह उसी के साथ है। अब भी समीर इस गलतफहमी में जी रहा था जिससे शायद वह बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। अचानक समीर की माँ एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह प्रभावित हो गई। वह असहनीय दर्द में थी। डॉक्टर तक हाथ खड़े कर चुके थे। उस दिन उसने अपनी माँ को पहली बार इस तरह बिलखते देखा। किसी भी तरह निशा को ढूंढ ले आओ, मुझे लगता है उसकी हाय लग गई है। वह हैरान और परेशान रह गया। अम्मा, आप फिक्र मत करो, ऐसी लड़कियों की हाय नहीं लगती। वह तो अपने किसी आशिक के साथ खुश है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उसका कोई आशिक नहीं है, वह बहुत सच्ची लड़की है। उस दिन मैंने डॉक्टर को पैसे देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकालना चाहती थी। वह अपने बाल नोचते हुए चीख रही थी और वह सन्न रह गया। दूर खड़े राय साहब के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उसने झुककर अपनी माँ के हाथ थाम लिए। अम्मा, अब यह सब मत कहो। पहली बार उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि वह खुद को संभाल नहीं पाया। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने उस लड़की पर इतना बड़ा जुल्म किया। मुझे शायद अपने कर्मों की सजा मिली। वह रोती रही और वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। श्रुति और तान्या अपनी माँ को संभाल रही थी, लेकिन उस दिन वह उतना ही टूट गया जितना कभी निशा उसके सामने टूटी थी। उसने कितनी बार उससे रिक्वेस्ट की थी, कितनी बार भरोसा दिलाया था कि समीर तुम ही मेरी मोहब्बत हो, लेकिन शायद किस्मत ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और अब वह उसे किसी और के साथ देख चुका था। तो साफ नजर आ रहा था कि वह अब किसी और के भरोसे में है। वह आदमी उसके साथ खड़ा था। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि निशा उसके लिए क्या मायने रखती है, लेकिन समीर उसे यूं ही छोड़ देने वाला नहीं था। आने वाले दिनों में उसने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह निशा से संपर्क हो जाए, बस एक मुलाकात मिल जाए, वह सबके सामने माफी मांग ले। लेकिन निशा अब उस दौर से आगे निकल चुकी थी। उसे अब कुछ नहीं चाहिए था। हर तरफ से नाकाम होकर एक दिन वह वीर प्रताप राठौर के ऑफिस पहुंच गया। सामने बैठते हुए उसने खुद को निशा का दोस्त बताया। वीर उसे हैरानी से देखता रह गया, लेकिन हैरानी कुछ ही पल की थी, क्योंकि निशा उसे सब कुछ पहले ही बता चुकी थी। वह अपनी कुर्सी से उठा और बिना कोई बहस किए उसका हाथ पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मेरी जिंदगी में दोबारा दखल देने की कोशिश मत करना, यहाँ से चले जाओ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी समझदार लड़की पर कीचड़ उछाले। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। निशा ने वीर से साफ शब्दों में कह दिया था कि शायद समीर रॉय आपके पास आए और आपको मेरे बारे में कुछ बोले तो आप उसे साफ इनकार कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे मन में अब उसके लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। उस रोज वह शख्स उसे जीत का जश्न मनाता हुआ लगा था। उस रोज वह उसके सामने जीत गया और वह खाली हाथ वहां से चला गया। निशा के अंकल खुद उससे मिलने आए थे, लेकिन वह मगरूर होने के बजाय खामोशी से बुझा सा चेहरा लिए बैठी रही। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती अंकल जी। क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्या तुम अपने अंकल को माफ नहीं करोगी? उनकी आंखें भर आई थीं। उसने नरमी से उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। मैं चाहती हूँ कि समीर रॉय और उसकी परछाई भी मेरी जिंदगी से निकल जाए। वह चुपचाप पलटने लगे। उसने उनका हाथ थाम लिया और बोली, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। राय साहब उसके सर पर हाथ फेरकर चले गए। शादी का दिन था। खूबसूरत सी उस रोज वह वीर प्रताप राठौर के पास सजी सबरी बैठी थी। न जाने कितनी निगाहें उसी पर टिक गई थीं। साथ बैठा वह शख्स बड़ी मुश्किल से अपनी धड़कनों को संभाले हुए था। वह ना किसी जिद में और ना किसी अहंकार में,
खुद को उसके हवाले कर रही थी, बल्कि सोच समझकर अपना सब कुछ वीर प्रताप राठौर को सौंप रही थी। वह एक सुकून भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। वीर हल्का सा उसकी ओर झुका। शादी मुबारक हो निशा। वह हल्के से मुस्कुराकर सिर झुका गई। चेहरा दमक रहा था। सौम्या और उसका परिवार भी शादी में शामिल हुआ था। सौम्या निशा के लिए बहुत खुश थी। शादी धूमधाम से हो गई। निशा को वीर के कमरे में पहुंचा दिया गया। मुस्कुराते हुए वह कमरे की ओर बढ़ा जहां वह उसका इंतजार कर रही थी। चमकती आंखों से उसे देखकर वह हल्के से मुस्कुराकर सिर झुका गई। वह धीरे धीरे उसके पास आया। वह शख्स अब ऐसा बन चुका था कि उसकी मौजूदगी ही दिल की धड़कनों पर असर डाल देती थी। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आ जाने के लिए। वह पहली बार उसे इतने स्नेह भरे अंदाज से देख रही थी। घबराकर उसने सिर झुका लिया और नजरें अपने हाथों में समेट ली। वह उसके पास आकर उसके चेहरे को देख रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी रौनक मेरे चेहरे पर भी रंग भर देती है। वह उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोला, थैंक यू। निशा ने धीमे से कहा। वीर उसकी आंखों में देखते हुए नरम लहजे में बोला। वह उसे एहसास दिला रहा था कि वह उसकी आंखों में बसे हर खूबसूरत सपने को पूरा करने का हक रखता है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पहलू में मजबूती से खड़ी रहो, इस भरोसे के साथ कि तुम सिर्फ वीर प्रताप राठौर की हो। निशा ने वीर से कहा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। वीर ने पूछा, क्या? वीर तुम जानते हो कि सौम्या और उसके परिवार ने मेरी बुरे वक्त में मदद की है और मैंने जीवन में यही सीखा है कि जिसने बुरे वक्त में साथ दिया है उसे भूलना नहीं चाहिए। सौम्या के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। आपकी इतनी बड़ी कंपनी है। सौम्या ने मेरे साथ MBA किया है। आप उसे अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी दे दें। जिन्होंने आपकी पत्नी की मदद की उनकी कुछ मदद आपके जरिए हो जाएगी। वीर ने उसके हाथ थामकर उसे अपने और पास कर लिया। बोला, तुम्हारी इसी अच्छाई ने मेरा दिल जीता है। मैं खुद भी यही सोच रहा था। हम उन लोगों की मदद करेंगे। फिर वीर उसके गहनों को एक एक कर उतारने लगा। वह उसकी हल्की फुल्की बातों को सुनते हुए बस खुद में सिमटती जा रही थी। उसने उसके बालों को जूड़े की कैद से आज़ाद किया और वह उसकी कमर तक बिखर गए। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। उसके नरम मुलायम बाल वीर की उंगलियों से फिसलते चले गए। आज वह उसे पहली बार इतने करीब से देख रहा था। पूरे हक के साथ मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझ पर भरोसा करें। मैं आपकी नज़रों में कभी शक नहीं देख सकती। वीर, आप हमेशा मुझ पर यकीन करेंगे। तुम मेरी सांसें हो। अपनी सांसों पर शक कैसे करूँगा? वह मुस्कुराते हुए बोला। उस गुजरी हुई रात में उसने अपना दिल वीर प्रताप राठौर के सामने पूरी तरह खोल दिया। वहाँ समीर रॉय की पुरानी और थकी हुई मोहब्बत कब की बिखर चुकी थी। वहाँ किसी समीर रॉय का कोई दखल नहीं था। वहाँ अगर किसी का राज था तो वह वीर प्रताप राठौर का था। यह जरूरी नहीं कि जो शख्स कभी आपकी मोहब्बत रहा हो वही आपकी जिंदगी पर हक जताए। अगर वह आपके साथ जातियाँ करे, आपकी कदर ना करे, आपके आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ा दे, तो भी उसे खुद पर हुकूमत करने देना सही नहीं। अगले कुछ दिनों में उसे समझ आ गया कि वीर प्रताप राठौर के लिए उसकी क्या अहमियत है। वह उस पर जान छिड़कता था, उसकी धड़कनों में बसता था। वह उस पर राज जताकर नहीं चलता था और ना ही उसे किसी कैद में रखता था, बल्कि उसे अपने साथ लेकर चलता था। उसका हाथ थाम कर हर उस मोड़ पर जहां वह अकेले जाने से घबराती थी। रॉय साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने निशा की जमीन जायदाद उसे वापस कर दी थी। निशा ने उसमें से कुछ जमीन उठाकर सौम्या को दे दी थी। अब सौम्या के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी ठीक हो गई थी और वह लोग निशा की तारीफ करते नहीं थकते थे। आज सौम्या को इस बात पर यकीन हो गया था कि अगर आप किसी के साथ भला करेंगे तो आपका भी भला ही होगा। इंसान को जीवन में जैसे एक्सपीरियंस मिलते हैं वह उसी के हिसाब से अपना नजरिया रखता है।
दोस्तों, जीवन में जीवन साथी का चयन बेहद सोच समझ कर करें। ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन साथी ना चुनें जो आपके साथ सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता रखता है, जिसे आपकी इज्जत, आपके आत्मसम्मान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे आप पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, जो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। ऐसे लोगों को अपने जीवन में शामिल ना करें। साथ ही साथ खुद को मजबूत बनाएं, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अपने करियर को बेहतर करें, जीवन में अच्छी स्किल को सीखें। जॉब करें या ना करें, पर व्यावसायिक डिग्री या फिर व्यावसायिक स्किल जरूर सीख लें, जिससे जरूरत पड़ने पर आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बल्कि बेहतर तो यही है कि इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अपने कमाए पैसे की बात ही अलग होती है। पैसा सिर्फ रुतबा ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी लेकर आता है और आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते। इसीलिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करें, खराब हालातों के सामने सरेंडर ना करें और जो लोग बुरे वक्त में आपको सहारा देते हैं या आपका साथ देते हैं, उन्हें अनदेखा ना करें। अगर उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करें, नहीं तो कम से कम उनकी रिस्पेक्ट करें। आपको अगर जीवन में अच्छा, सच्चा और मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिला है तो उसके साथ वफादारी से रिश्ता निभाने की कोशिश करें। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा प्रदान करना भी है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।